हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है जो उत्तराखंड से एएनएम या फिर जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से उत्तराखंड में एएनएम या फिर जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो कब होता है, कैसे होता है, उसका क्या सिलेबस रहता है, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, और साथ में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आता है। तो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको सेलेक्ट कर लें, सो दैट जैसे ही इसके बारे में जब 2024 का ऑफिशियल आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो फॉर्म जब आपके आ जाएंगे तो आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सो दैट आपसे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो यहां पर जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एएनएम और जीएनएम कोर्स होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एएनएम और जीएनएम कोर्स जो है ये दोनों ही डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और इन डिप्लोमा कोर्सेज को करने के बाद जो है आप नर्सिंग फील्ड में एंट्री ले सकते हो। अगर आपको नर्सिंग फील्ड में एंटर होना है और आपको लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है पढ़ाई करने का, कम टाइम है और साथ साथ ना मैं ज्यादा अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्चा करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो आप उस केस में डिप्लोमा कोर्सेज करके नर्सिंग फील्ड में एंटर हो सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एएनएम और जीएनएम ये दोनों ही कोर्सेज सही हैं, बट इनमें कौन सा ज्यादा बेटर है। तो देखो, एएनएम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये 2 साल का कोर्स होता है, और जीएनएम जो होता है वो होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। इसमें बेटर जो है वो जीएनएम कोर्स है। अब इसके फायदे इसलिए हैं, जीएनएम अगर आप करते हो तो जीएनएम करने के बाद जो है जो चीजें आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद कर सकते हो वो चीजें आप जीएनएम करने के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता और अगर आप जीएनएम कर लेते हो तो उसके बाद भी आप नर्सिंग ऑफिसर वगैरह की जो जॉब होती है उसके लिए गवर्नमेंट में एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप डायरेक्टली नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, उसकी जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप जीएनएम करते हो तो जीएनएम के बाद आपको कम से कम 2 साल कहीं प्राइवेट में जॉब वगैरह करनी होती है, 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है, उसके बाद आप गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो जो कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए होती है। बट एएनएम करने के बाद आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती। अगर मैं बोलूं एएनएम और जीएनएम में कौन सा ज्यादा अच्छा है तो ऑब्वियसली जीएनएम अच्छा है, आप जीएनएम को ज्यादा प्रेफर करो। और मैं तो यही बोलता हूं जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो इसके लिए कोर्स में आगे जाते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं, कि भाई आप जो है एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग तीनों ही कोर्सेज के लिए अप्लाई करो। जिधर आपको सिलेक्शन मिल जाता है, जो ज्यादा अच्छा कोर्स है तीनों में से, मान लो अगर तीनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आप बीएससी नर्सिंग करो, बीएससी नर्सिंग में नहीं होता तो फिर आप जीएनएम में करो, और जीएनएम में नहीं हो पाता तो फिर आप एएनएम कर लो। ठीक है, बट कोर्सेज तीनों ही सही हैं। बिकॉज एएनएम देखो उन कैंडिडेट्स के लिए सही है, बहुत सही इसलिए है जिनको मतलब ऐसा लगता है कि उन्हें आगे गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो एएनएम में जो है वैकेंसीज आती रहती हैं हर 2-3 साल में स्टेट के अंदर वैकेंसीज आती रहती हैं। तो एएनएम जिसने भी करा होता है उसकी गवर्नमेंट जॉब जो है कभी ना कभी तो आराम से लग ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये कोर्स भी इतना खराब नहीं है। बट एएनएम का प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा यूज नहीं है, प्राइवेट में इतने ज्यादा जॉब्स नहीं है एएनएम के लिए। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए अच्छी खासी जॉब्स हैं बट एएनएम के लिए नहीं मिलती। तो आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, ये चीज आप खुद से अब डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब एएनएम हो, जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग, तीनों ही कोर्सेज जो हैं यहां पर उत्तराखंड में जो इसको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो एचएनबीयू यूनिवर्सिटी करवाती है, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये इसका एंट्रेंस एग्जाम कराती है, यही इसकी काउंसलिंग करवाती है, जो भी पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कब तक आता है। तो अगर आप 2023 के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये 2023 का मैंने यहाँ पर प्रोस्पेक्टस ओपन किया हुआ है स्क्रीन पे। तो 2023 में जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 मई से 25 मई के बीच में आए थे, यानी कि 2 मई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, 25 मई यहाँ पर लास्ट डेट थी। तो इस साल 2024 में भी आगे आप यही सोचकर चल सकते हो कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगभग अप्रैल एंड या फिर मई के मंथ में आ जाते हैं। और इसका एग्जाम जो है इस बार 2023 में जून में हुआ था और हर साल जून में ही रहता है। तो ये समझ के चलिए कि जून में एग्जाम होता है, जून फर्स्ट वीक तक जो है इसका एग्जाम हो जाता है। तो आप ये सोचकर चल सकते हो कि आपके पास जो तैयारी करने का समय है वो 15 मई तक या फिर मई आखिरी तक आपके पास पूरा तैयारी करने का समय है।
ठीक है। अभी तैयारी आपको कैसे करनी है उसके बारे में भी हम लोग बीच में डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा आप उस पार्ट के लिए वेट करते रहो, ठीक है। तो जून में आपका एग्जाम होगा, मई में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये एएनएम और जीएनएम का जो टाइम है वो अलग अलग होता है, तभी मैंने बोला कि आप दोनों फॉर्म जो है एक साथ फिल कर सकते हो। तो 1 जून को, जैसे इस बार क्या हुआ था, 10 जून को इसका एग्जाम हुआ था, सॉरी 1 जून को एग्जाम नहीं था, 1 जून को एडमिट कार्ड आया था, 10 जून को इस बार पेपर हुआ था। तो 10 जून को यहाँ पर 10 से 12 के बीच में जीएनएम का पेपर हुआ था और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 के बीच में एएनएम का पेपर हुआ था। तो इसी वजह से आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो यहां पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ये हैं कि एएनएम के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होती हैं। एएनएम का जो कोर्स है वो मेल कैंडिडेट यहां पर नहीं कर सकते, ठीक है। और जो जीएनएम है उसमें जो 20% सीट्स होती हैं टोटल, वो 20% सीट्स में से, मतलब टोटल जो सीट्स हैं आपकी 100%, उसमें से 20% जो सीटें हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। बाकी जो 80% सीटें यहाँ पर 80% सीट्स वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी जाती है हर किसी कॉलेज में, ठीक है। तो ये इसके कुछ रिजर्वेशन के बारे में हो गया। फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1500 रुपये जो फीस रहती है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहती है और ओबीसी कैटेगरी के लिए रहती है, ठीक है। और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है और आपका एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी है, इनके लिए 1000 रुपये फीस रहती है। तो जिसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना है या फिर उनकी डेट निकल गई, वो एक्सपायर हो गया, तो प्लीज आप इसको भी रिन्यू वगैरह करवा के रख लें, जिस तरीके से भी वो होता है, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी के बारे में हो गया। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब बात की चीजें, जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाता है तो आंसर की में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की, ठीक है। तो उत्तराखंड प्री एएनएम एवं जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं। तो अर्हताएं मतलब एलिजिबिलिटी जो है वो क्या क्या है। पहले तो ये कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर ये लिखी है कि आप स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। और आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट इसमें कितनी रहती है, तो एएनएम कोर्स के लिए इन्होंने जो एज लिमिट लिखी है मिनिमम 17 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। तो 17 से लेकर 35 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर एएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जीएनएम के लिए भी वो सेम क्राइटेरिया है। तो ये जो 17 साल और 35 साल की एज लिमिट है ये कब डिसाइड होगी, ये 31 दिसंबर 2024 से डिसाइड होगी, क्योंकि अब हम 2024 की बात कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपकी मिनिमम 17 साल एज हो गई है, या फिर 31 दिसंबर 2024 तक जो है आपकी मैक्सिमम 35 साल हो चुके हैं, तो उसके ऊपर अगर हो गई, 35 से ऊपर हो गई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 35 से कम है और 17 से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो एएनएम और जीएनएम के लिए यहां पर ये चीज लिखी है। और यहां पर जो है उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर इसकी हम बात कर लेते हैं। मान लो और भी, अगर मान लो, पहली चीज तो ये कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। तो जिसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है भाई, उसे गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर नहीं मिल सकता। पहली चीज तो आप ये समझ लें। तो या तो आपका डोमिसाइल हो, तो जिसका डोमिसाइल नहीं है वो प्लीज अपना बनवा लें। लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने क्या करा है, अपना क्लास 10th और क्लास 12th जो है उत्तराखंड में किसी भी स्कूल या कॉलेज से करा है, जो भी है, तो वहां से अगर आपने किया है उत्तराखंड में वो होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो गवर्नमेंट सीट के लिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है वहां पर होनी चाहिए। तो आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने क्लास 10th और 12th जो है वो आपने उत्तराखंड से की हो, ठीक है। तो ये हो गया, और ये आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में हो गया। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि एएनएम अगर आपको करना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो इसमें ये लिखा है कि एएनएम पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 की परीक्षा कला विषय, ठीक है, और जो भी है, ठीक है, जितनी भी सारी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको एएनएम में आपको सिर्फ और सिर्फ 12th चाहिए होता है, और जीएनएम में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए होता है। आपने चाहे आर्ट साइड से किया हो, ह्यूमैनिटीज से किया हो, या फिर साइंस साइड से किया हो, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ता। तो आर्ट साइड, साइंस साइड, ये सारे ही यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, और कॉमर्स वाले भी शायद यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र वगैरह यहाँ पर लिखा है, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर मतलब कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही एएनएम और जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। कोई भी आप स्ट्रीम से हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन बस आपका यहाँ पर क्लास 12th पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और क्लास और जीएनएम के लिए यहाँ पर जो है क्लास 12th में आपके पास इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी है,
जैसे कि पहले तो इन्होंने ये लिखा है कि जीएनएम हेतु जो है 40% अंक आपके पास 10+2 में होने चाहिए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, या फिर अगर आपका साइंस साइड है तो उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ जो है इंग्लिश में आपका यहाँ पर पास होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आपने उत्तीर्ण किया हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उसमें कम से कम 40% होना चाहिए। लेकिन अगर आपका दूसरा स्ट्रीम है, मान लो ह्यूमैनिटीज वगैरह या आर्ट साइड वगैरह है, तो उसमें भी आपका मिनिमम 40% जो है होना चाहिए मार्क्स। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो गई। और इसके बाद ये लिखा है इन्होंने कि अगर आपने एनआईओसी भी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। मतलब अगर आपने ओपन स्कूलिंग से किया हुआ है अपना क्लास 12 तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हो। और जिनका क्लास 12 2024 में कंप्लीट होगा वो कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। मतलब 2024 में जो 12th के पेपर देंगे और 12th का उनका जो रिजल्ट है वो जून वगैरह में आता है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है जो नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप मान लो एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो फीस आपको अलग अलग दोनों की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह के लिखे हैं, तो उसको मैं आपको जो है अलग वीडियो में बता दूंगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये कि देखो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है आपका, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, ठीक है। तो जीएनएम की अगर हम बात करें तो जीएनएम का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है कि सामान्य हिंदी जो है वो 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। प्रारंभिक गणित जो है मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन होते हैं। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस हो गया, वो भी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। और 40 क्वेश्चन आपके रहते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के। तो ये है आपका जेएनएम का सिलेबस। और एएनएम का जो सिलेबस है वो है सामान्य भाषा हिंदी जो है 10 नंबर की आती है, इंग्लिश जो है यहाँ पर 10 नंबर की आती है, प्रारंभिक गणित जो है 20 नंबर की आती है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस जो है वो यहाँ पर 30 नंबर की आएगी, सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो जीके है वो आपका 30 मार्क्स खाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप प्रिपरेशन जो अगर आपको खुद से ये सारी चीजें पता है कि आपको मटेरियल वगैरह आपके पास है तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। बाकी इसके लिए जो है जल्दी ही सरकारी हेड यूट्यूब चैनल पर मैं जल्दी ही एक बैच लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो वो बैच जो है वो पेड बैच रहेगा, अगर आप उसको भी फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन जो है अभी तो नहीं, क्योंकि अभी आपका एग्जाम काफी दूर है एंड ये जो सिलेबस है ये लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर हो जाएगा। तो जहां तक है इसका बैच जनवरी या फिर फरवरी में स्टार्ट होगा, तो जनवरी में या फिर फरवरी में जो है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल सरकारी हट पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसका बैच जो भी होगा और इसका जो प्राइस है वो काफी नॉमिनल रहेगा, काफी ज्यादा अफोर्डेबल होगा। तो आप चाहो तो वो बैच परचेज करके अपनी एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो यहां से कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब बैच लॉन्च होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि वो जब नोटिफिकेशन आएगा आपको तो उसके बारे में आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है, एक प्रश्न के 4 यहाँ पर ऑप्शन होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है, ठीक है। और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। अब परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में एग्जाम होता है इसका, कहाँ पर होता है, देहरादून में होता है, श्रीनगर, गढ़वाल, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी, यहाँ पर जो है आपका इसका एग्जाम सेंटर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी और कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीजें हैं, ठीक है। तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, कौन कौन एलिजिबल है वो डिस्कस कर लिया, एज लिमिट डिस्कस कर ली, ठीक है। और कॉलेज के बारे में अगर आप बोलोगे, अगर आपको ये जानना है कि कितनी टोटल सीट है, कौन कौन से कॉलेज कहाँ पर है गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसके बारे में भी जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको वो वीडियो चाहिए, ठीक है। और बाकी इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी और डाउट रहता है या कोई भी और क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे जो है इसके अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहे।